नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीलियोस फ्लाइट 522 के बारे में कि आखिर किस प्रकार से 34,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में उड़ते हुए प्लेन में सभी के सभी पैसेंजर्स और पायलट लाश में बदल जाते हैं बिना किसी आवाज के। आखिर इस प्लेन में इतनी ऊंचाई पर क्या होता है? क्या कोई अनजान ताकत इस प्लेन पर काबू कर लेती है या फिर कोई आतंकी साजिश है? तो आज के वीडियो में हम 522 फ्लाइट के बारे में संपूर्ण खुलासे करने वाले हैं। 4 अगस्त 2005 सुबह का समय था। हीलियोस फ्लाइट 522 सार्पस के लारनाका एयरपोर्ट से एथेंस जाने के लिए तैयार था। सुबह करीब 9 बजे इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय फ्लाइट में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे 58 वर्ष के जर्मन पायलट हेंस जर्गन मार्टन, जिन्हें कुल 16,900 घंटे के उड़ान का एक्सपीरियंस था, और इनके साथ थे को पायलट फेबोस चार्लाबोस, जिन्हें 7,000 से अधिक घंटों के उड़ान का एक्सपीरियंस था। वही फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोड्रोमो कमाल संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 12 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में अचानक से फ्लाइट में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला ये टेक ऑफ कॉन्फिगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद में दोनों पायलट हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह अलार्म तब बजता है जब प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता और रनवे पर मौजूद होता है। लेकिन 12,000 फीट की ऊंचाई पर यह अलार्म बजने के कारण दोनों पायलटों को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए जिससे कि प्लेन हमारे कंट्रोल से बाहर न जाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से संपर्क किया। पायलट जब एटीसी से बात कर रहे थे तब प्लेन के कॉकपिट में मौजूद सभी अलार्म एक के बाद में एक बजने लग जाते हैं, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों पायलटों की दिक्कत अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब प्लेन के साथ या हमारे साथ हो क्या रहा है। इधर ये सब जानकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। क्रू मेंबर्स लगातार यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद में सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत आना चालू हो जाती है। तभी प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर रहे थे, उन्हें अपनी समस्या बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। फिर उनका एटीसी से कनेक्शन पूरी तरीके से टूट जाता है। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल बार बार प्लेन के पायलट से संपर्क साधने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स पायलटों की तरफ से नहीं मिलता है। दूसरी तरफ प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट की फ्लाइट को 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसके बाद 9:37 पर यह प्लेन एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस एटीसी की टीम रेडियो कंट्रोल से पायलट से संपर्क साधने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। अब 10:45 हो गए और अभी तक इस प्लेन ने अपने निर्धारित रनवे पर टेक ऑफ नहीं किया है। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारी अपने फाइटर 16 2 एयरक्राफ्ट इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। कुछ ही देर में वो इस हीलियोस फ्लाइट को ढूंढ भी लेते हैं। इनमें से एक फाइटर जेट इस विमान के बेहद करीब आ गया, ये देखने के लिए कि आखिर प्लेन में चल क्या रहा है। फाइटर जेट के पायलट ने देखा प्लेन में को पायलट की सीट पर कोई नहीं बैठा है, वही मेन पायलट अपनी सीट पर बेसुध हालत में पड़ा है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया, वहां से प्लेन के अंदर का जायजा लेता है, लेकिन फाइटर जेट के पायलट को हैरानी तब हुई कि फाइटर जेट उस प्लेन के काफी करीब पहुंच गया, लेकिन एक भी पैसेंजर्स ने उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। किसी भी प्रकार का रिएक्शन प्लेन में मौजूद किसी भी मेंबर से नहीं मिलता है। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। फिर कुछ ही देर के बाद में वह पायलट की सीट पर बैठा हुआ दिखाई देता है। इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट्स ने इशारा करके स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की। जो प्लेन में शख्स मौजूद था वो भी फाइटर जेट के पायलट्स को कुछ बताना चाह रहा था,
लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर देता है और प्लेन लेफ्ट साइड में झुककर हवा में तेजी से नीचे की ओर आना चालू हो जाता है। पायलट सीट पर बैठा हुआ वो शख्स बार बार प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हो जाती है और प्लेन का जो राइट साइड का इंजन है वो भी काम करना बंद कर देता है। अब प्लेन पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। फिर 12:04 पर प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर फाड़ियों के पास क्रैश हो गया। इस हादसे के दौरान प्लेन में मौजूद सभी के सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये फ्लाइट क्रैश होने के बाद में दोनों फाइटर जेट के पायलट भी सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि ये हादसा उनकी आंखों के सामने हुआ था। जैसे ही विमान फाड़ियों में क्रैश होता है, ग्रीस में इसकी खबर आग की तरह फैल जाती है। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 121 लोगों की जो डेड बॉडी है या जले हुए शव है वो रेस्क्यू ऑपरेशन से बाहर निकाले जाते हैं और सभी के सभी पैसेंजर्स और पायलट्स की इस हादसे में मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है कि जो डेड बॉडी रेस्क्यू ऑपरेशन में निकाली जाती है उनका पोस्टमार्टम करने के कारण चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है कि आखिर सभी पैसेंजर्स की मौत प्लेन क्रैश होने से पहले ही हो चुकी थी। अब ये बात जानने के बाद में सभी के सभी अधिकारी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर 2 घंटे पहले सभी पैसेंजर्स और पायलट्स की मौत हो चुकी थी, तो आखिर प्लेन का कंट्रोल हवा के अंदर किसके पास था। के बाद में जांच के दौरान पता चलता है कि पायलट्स की मौत के बाद में प्लेन को फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो संभाल रहे थे, क्योंकि अंतिम बार एंड्रियास की आवाज ही एटीसी को सुनाई दी थी। उन्होंने मेडे मेडे कहकर 5 बार मदद की गुहार आखिर बार एंड्रियास प्रोड्रोमो ने ही लगाई थी। एंड्रियास के पास यूके कॉमर्शियल फ्लाइट का लाइसेंस था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी एंड्रियास प्रोड्रोमो आबादी के क्षेत्र से प्लेन को दूर ले जाने में कामयाब हुए। आखिर आप ये सोच सकते हो कि ये घनी आबादी वाली क्षेत्र में अगर ये प्लेन क्रैश होता तो काफी अधिक लोगों की जान भी इस हादसे के दौरान जा सकती थी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो की सूझबूझ से यह हादसा टल गया और ये प्लेन फाड़ियों में जाकर बिना आबादी वाले क्षेत्र में क्रैश हुआ। एक्सपर्ट्स ने इस घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू की। फ्लाइट लेफ्ट साइड में क्यों झुक गया, इसे लेकर पता चला कि प्लेन के लेफ्ट साइड में फ्यूल खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंच जाना बाकी था। तभी जांच ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी। यह बटन प्लेन के प्रेशर को सेट करने का बटन था। इस बटन को देखते ही जांच ऑफिसर को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर यह हादसा किस कारण हुआ था। प्रेशराइज बटन का काम होता है कि प्लेन में जो हवा का प्रेशर है उसे कंट्रोल करना, और ये बटन ऑटो या मैनुअल 2 मोड पर होता है, जिसे ऑटो मोड पर रखा जाता है ज्यादातर समय, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर यह मैनुअल मोड पर भी किया जाता है। और इस बटन की मदद से ही प्लेन में धीरे धीरे हवा का सर्वाइव होता है, जिसके कारण प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। और प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर्स को इसी बटन की मदद से जो ऑक्सीजन है वो समय समय पर मिलती रहती है। फिर इस हादसे की जांच धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है, तो इस हादसे के जो मुख्य कारण है उनका भी पता चलता है। जब यह जहाज अपनी रूटीन सर्विस के लिए गया हुआ था, वहां पर सर्विस करने वाले मैकेनिक ने इस प्लेन के प्रेशराइज बटन को मैनुअल मोड पर डाल दिया, लेकिन उड़ान भरने से पहले विमान के किसी भी पायलट्स का ध्यान इस बटन की ओर नहीं गया कि यह बटन ऑटो मोड पर नहीं है, मैनुअल मोड पर है, जिसके कारण जैसे ही एक अधिक स्तर से ऊंचाई पर प्लेन पहुंचता है तो धीरे धीरे जो केबिन है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और प्लेन के जो पार्ट्स है वो धीरे धीरे ओवरहीट करने लग जाते हैं, जिसके कारण लगातार प्लेन में अलार्म बजते रहते हैं। लेकिन पायलट का ध्यान फिर भी इस बटन की तरफ नहीं जाता है। धीरे धीरे प्लेन ऊपर की ओर बढ़ता है और जैसे प्लेन लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे कॉकपिट और जो पायलट केबिन है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसके कारण लोगों में बेचैनी होना शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन का लेवल कम होने के कारण लगातार जो सांस लेने में दिक्कत है वो सभी पैसेंजर्स को आना चालू हो जाती है। इसके बाद में जो ऑक्सीजन मास्क है वो भी नीचे आ जाते हैं, लेकिन प्लेन में एक निश्चित समय तक ही ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है मास्क के द्वारा।
उसके बाद में वो मास्क भी पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। और इस हादसे के दौरान भी ऐसा ही हुआ कि 15 से 20 मिनट ऑक्सीजन मास्क से सभी पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मिलती रही, लेकिन उसके बाद में जैसे ही प्लेन का ऑक्सीजन लेवल खत्म होता है तो सभी पैसेंजर्स और पायलट्स की मौके पर ही हवा के अंदर ही मौत हो जाती है। इस घटना के 15 महीने के बाद में ग्रीस के अधिकारियों ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि इस हादसे का जिम्मेदार एक वो प्रेशराइज बटन था। वो प्रेशराइज बटन अगर उस दिन ऑटो मोड पर होता तो यह हादसा उस दिन नहीं होता और 121 पैसेंजर्स के साथ 6 क्रू मेंबर्स की जान भी बच सकती थी। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसे ही कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।